हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ई सहपाठी चैनल में। तो आज हम कक्षा 10 स्टैंडर्ड की लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम लोग डील करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने के हम जान लेते हैं कि लाइट होता क्या है, क्योंकि जो हमारा सबसे पहला टर्म यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो है लाइट। तो लाइट होता क्या है। आपने देखा होगा कि अगर किसी रूम में अंधेरा है, ठीक है, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। क्या कारण है उसका। तो लाइट को अगर हम समझें तो लाइट इज समथिंग दैट क्रिएट्स a sense of visibility in our eyes। तो जैसा कि डेफिनेशन ने बताया कि लाइट एक तरह का सेंस हमें देता है कि कोई भी चीज़ कहाँ पे मतलब स्थित है या फिर कहाँ पे मतलब सिचुएटेड है। जो हम देख सकते हैं कि हाँ, मेरे फ्रंट में अगर कैमरा लगा हुआ है तो तभी हम उसको देख पा रहे हैं, क्योंकि इस रूम में लाइट है। अगर इस रूम में लाइट नहीं होता तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है 2 स्टेज में। पहला स्टेज ये होता है कि जो लाइट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ती है फिर आके वो हमारे आंखों पे पड़ती है, जो कि रेटिना में जाता है। तब जाके हमको एक सेंस ऑफ विजिबिलिटी दिखती है, मतलब होती है सेंस। हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि कोई चीज़ है हमारे सामने में। हमारा जो आईज है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमको डिटेक्ट करके बताता है, और जो कि मतलब हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, जो कि हमको बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे सामने या फिर आसपास है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है ये, जैसे कि अगर सुबह है तो मान लेते हैं यहाँ पे सन है। सुबह में वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ लाइट होता है सन, ठीक है। तो यहाँ से सनलाइट आई, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये सनलाइट पड़ी, ठीक है, और ये हमारी आँख है, ठीक है। तो ये लाइट फिर यहाँ से टकराने के बाद ये हमारे आंखों में जाती है, ठीक है। फिर कुछ इसमें नर्व्स होते हैं, उसके बाद कुछ ब्रेन के सेल्स होते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट है क्या। मान लो ये बॉल है तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये एक बॉल है, ठीक है। तो लाइट ये होता है। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा लाइट के बारे में आपको। अगर कुछ है तो हमको कमेंट में बताइए। और अगर दूसरा टर्म जो हमारा मेजर है रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन भी लाइट से ही कुछ रिलेटेड है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो जैसा कि हमने ये जो डायग्राम बनाया, इसमें से जो ये फेनोमेना है, ये फेनोमेना या फिर ये जो प्रक्रिया है, इसमें इस प्रक्रिया में क्या हो रही है। इसमें ये हो रहा है कि लाइट यहाँ से आई और ये कोई सरफेस था। देखो, कोई भी सरफेस पे अगर लाइट पड़ती है तो 2 चीज़ हो सकती है, या तो लाइट इससे रिफ्लेक्ट होगा या तो नहीं होगा रिफ्लेक्ट। अगर ये कोई डार्क मैटर होता या डार्क ऑब्जेक्ट होता तो बहुत कम रिफ्लेक्ट होता, और अगर ये कोई अगर शाइनिंग ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि ग्लास हो गया या फिर कुछ लाइट कलर्स हो गए, तो वो करते क्या है कि देख, जैसे कि ये बोर्ड हमारा है, कुछ शाइन कर रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो थोड़ा सा भी शाइन करता है ना, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है अपने सतह से, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन। लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट पे पड़ी, उसके सरफेस पे कुछ लाइट उसमें ऑब्जर्व मतलब एब्जॉर्ब भी होती है, और कुछ लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होती है जो हमारे आंखों में जाती है, तो हमको एक सेंस ऑफ विजिबिलिटी महसूस होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हमने देख लिया, ठीक है। अभी इसको मैं फिर से एक बार अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अगर ये टॉपिक मैंने लिखा है तो थोड़ा बहुत आपको मैं नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। और ये जो तीसरा टर्म है हमारा, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लिए सबसे जरूरी क्या है। क्या उस बॉडी को शाइनिंग होना चाहिए, या फिर उस बॉडी को सॉलिड होना चाहिए, या फिर ओपेक होना चाहिए। ओपेक टर्म जैसे अभी नया आया तो मैं बता देता हूँ। ओपेक उस तरह का ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू, ठीक है,
अगर ये एक किताब है मान लो, ठीक है, ये ऐसे किताब है और यहाँ से लाइट आई, तो 100% पॉसिबिलिटी है कि लाइट यहाँ टकराएगी जब, तो कुछ भी हो जाए, लाइट मान लो ये अगर शाइनिंग सरफेस है तो लाइट इधर चली जाएगी, ठीक है, इधर चली जाएगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि इसके थ्रू जाएगी। अगर ये एक सॉलिड सरफेस है या फिर इसको बोलेंगे ओपेक, ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को अपने मीडियम से बाहर नहीं जाने देती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लाइट को परमिट करते हैं अपने थ्रू पास होने में। तो वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर वो कौन सा मटेरियल है जो ऐसा पॉसिबल करता है? तो दिमाग में आप लोगों का आ रहा होगा सबसे पहला कि बोल सकते हैं आपकी ग्लास है सर, या फिर कोई भी मतलब ग्लास है, वाटर बॉटल है, या फिर पानी ही ले लो, या फिर अंबर ले लो, या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि लाइट को पार्शियली ट्रांसमिट करते हैं, पार्शियली रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अभी हमको डील करना है पार्शियली रिफ्रैक्ट के बारे में। तो देखो, अगर ये तो आपको समझ में आ गया ओपेक ऑब्जेक्ट, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि होते हैं तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो कौन से ऑब्जेक्ट्स है वो? मान लो ग्लास है, ठीक है, तो ग्लास ट्रांसपेरेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके थ्रू अगर लाइट पास हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो हमारा रिफ्रैक्शन का जो फेनोमेना है, जो प्रक्रिया है, वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में ही होगी, कभी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे नहीं हो सकती है, क्योंकि वो लाइट को ट्रांसमिट ही नहीं करेगा। हो सकता है वो थोड़ा रिफ्लेक्ट करे, लेकिन ट्रांसमिशन होने की संभावना 0 है, ठीक है। तो एक और टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये तो सिलेबस में शायद है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। अब पहले क्या था ऐसा कि लाइट एक तरह से हम लोग उसको मतलब कंसिडर करते थे वेव के फॉर्म में, कि लाइट एक वेव है, ठीक है, लेकिन वो बाद में हमको रिसर्च हुआ तो पता चला कि वो लाइट डुअल नेचर एग्जिबिट करता है। इसका मतलब कि वो एक पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करेगा, वेव तो है ही, लेकिन एक पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करेगा। ये हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स में, तो उसको अभी रहने दो। बाकी सबसे जो पहला लॉ, ठीक है, जो हम देखेंगे वो हमारा लॉ आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज हैं, नियम हैं, तो वो नियम हैं क्या, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो लिखते हैं हम लोग, ठीक है। आपके सुविधा के लिए मैं बता देता हूं कि 2 लॉ होते हैं वो। तो यहाँ पे एक डायग्राम हम बनाते हैं। चलिए, यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो मान लो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मान लो एक कोई भी सोर्स ऑफ लाइट यहां से एमिट होता है और एक सरफेस पे पड़ता है। कहीं से भी आया ये लाइट, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो एक शाइनिंग सरफेस पे मान लो ये मिरर है, मोर स्पेसिफिकली मान लेते हैं ये मिरर है, ठीक है। तो लाइट यहां पे पड़ रहा है। तो आप विजुअलाइज करो कि आप जब क्रिकेट खेलते हो या फिर जब देखते हो कि बॉल को हम जमीन पे टप्पा डाल रहे हैं, तो आप देखते हो कि अगर हम बॉल को एक सर्टेन एंगल पे, एंगल बोले तो मान लो इसको, ये लाइट का सोर्स है, ठीक है, हम अभी इमेजिन कर रहे हैं कि एक बल्ब है। तो लाइट अगर मान लो बल्ब को हम इधर एक सरफेस पे थ्रो करते हैं
तो चांसेस होते हैं अगर हमें कुछ जिस इंक्लिनेशन से इसको भेजते हैं उसी इंक्लिनेशन से ये टप्पा खा के उधर जाता है। जैसे एक बॉलर बॉलिंग करता है तो होता क्या है, पिच पे बॉल जाती है फिर ऐसे राइज करती है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से बॉल ऐसे जाता है। अगर कोई लंबा व्यक्ति है वो बॉल को ऐसे फेंकेगा तो कुछ इस तरह से जाता है बॉल, ठीक है। अगर कोई छोटा है व्यक्ति ऐसे फेंका बॉल तो ये कुछ इस तरह से जाता है। यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इससे हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जिस एंगल से हम बॉल को फेंक रहे हैं उसी एंगल से वो बॉल राइज हो रही है। सेम एनालॉजी हम लाइट में इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर लाइट के रेज, ये कुछ रेज हैं, 1 रेज 2 रेज 3 रेज कुछ भी रेज है, तो जिस तरह से ये इंसिडेंट हुए, मतलब ये जो लाइट का रेस जो भी कोई भी सरफेस पे पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ओके। और ये एक सरफेस पे पड़ा तो देखो एंगल्स वगैरह के बारे में अगर आपको मालूम है तो ये एक मान लो सरफेस है और ये एक लाइन इधर है, तो दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होगा। एंगल्स वगैरह के बारे में तो आपको पता ही होगा। एक एंगल फॉर्म होगा। तो ये जो एंगल है, अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हैं, अगर थोड़ा और अच्छे से डील करें इसको, ठीक है, एक नॉर्मल बनाते हैं। चलो ये एंगल हम देखते हैं, ठीक है, थीटा ये हुआ। तो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है, ठीक है, वही एंगल की वैल्यू होती है जब उस सरफेस से वो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, थोड़ा इजी समझते हैं कि ये जो एंगल जितना हुआ, मान लो ये θ1 है और ये θ2 है, तो θ1 has maximum possibility or it is 100% sure that your angle that is θ2 will be equal, both will be equal because the surface is completely transparent, completely reflecting, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये एंगल दोनों सेम होगा। तो ये जो पहला लॉ हुआ यही होता है हमारा पहला लॉ। लिख दूं? चलो लिख दूं क्या? इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। देखो थ्योरी तो आप किताब में देख लोगे, ठीक है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है ये वही चीज है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। तो देखो, और अब आप बोलोगे कि कभी कभी ऐसा होता है, या फिर आप इसको थोड़ा सा इसके साथ अगर खेलो आप, ठीक है, तो आप बोलोगे कि हमेशा ये ऐसा ज़रूरी है क्या कि जो एंगल का इंसिडेंट होगा और रिफ्लेक्शन होगा वो सेम एंगल होगा? ये ज़रूरी है, लेकिन कुछ कंडीशंस भी हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो जो सेकंड जो कंडीशन है जिसको फॉलो करना पड़ता है वही जाके तुम्हारा दूसरा लॉ भी बनता है। तो दूसरा लॉ क्या बोलता है? देखो, दूसरा लॉ ये बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस से जो रे बनाती है, जो रे रिस्पॉन्सिबल है एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाने के, और जो किसी भी सरफेस पे जो नॉर्मल हम लोग बनाते हैं, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड रे निकलती है, 1 2 3, तीनों चीज किसी एक सरफेस के पे ही लाई करेगा, ठीक है। इट मीन्स दैट the three things, that one thing is the angle of the ray which is making angle of incidence, and the normal on the surface, and the line and the reflected ray, 3 of them lie on the same plane। मतलब तीनों एक पर्टिकुलर सेम प्लेन पे लाई करेगी, जो ये है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग, मान लो हम ऐसे बोलते हैं, इंसिडेंट रे reflected ray and the normal on the surface lies
ऑन द सेम प्लेन। क्या आपको विजिबल है ये? चलो, तो हमने दो लॉस डील कर लिए इसके। अब चलो कुछ आगे की बातें समझते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक मिरर है, तो मिरर बहुत प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने डे टू डे लाइफ में कितने प्रकार के मिरर देखे हैं या फिर कहाँ कहाँ देखे हैं, तो आप बोलोगे कि जो बाइक में साइड में लगा हुआ रहता है, या फिर जो भी व्हीकल होते हैं उसके साइड में लगा रहता है रियर मिरर, जो कि पीछे किसी से दिखाती हैं, मतलब उसमें दिखता है, तो वो सब भी एक तरह का मिरर है। लेकिन हर एक जगह पे जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार के मिरर यूज होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के मिरर को आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के मिरर होते कौन कौन से हैं? तो जैसा कि मैंने अभी पढ़ाया आपको कि पहले तो मैंने एक प्लेन बनाया, ठीक है, और उसको बोला कि ये मिरर है। तो आप थोड़ा अगर दिमाग लगाओ तो बोलोगे कि सर एक प्लेन मिरर भी हो सकता है जो आपने बनाया। तो हाँ, डेफिनेटली एक प्लेन मिरर भी होता है। तो फिर दूसरा मिरर किस तरह का होता है? तो दूसरा मिरर होता है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ओके, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल से क्या होता है? स्फेयर से क्या होता है? स्फेयर क्या होता है बच्चों? स्फेयर होता है तुम्हारा एक सर्कल। ये तो प्लेन में बनाया मैंने, लेकिन जो स्फेयर होता है वो एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक 3D स्ट्रक्चर है। तो स्फेरिकल मिरर वो मिरर है जो एक स्फेयर के पार्ट होते हैं, ठीक है। मान लो एक स्फेयर था जिसको मैंने बीच से कट किया, मान लो उसके अंदर शाइनिंग सरफेस था, ठीक है। जैसा कि एक बॉल है, मान लो जैसे फुटबॉल है, उसको मैं अगर फाड़ूंगा, या फिर एक प्लास्टिक की गेंद उसको मैं फाड़ूंगा बीच से, ठीक है, तो हमको जो अंदर का सरफेस मिलेगा मे बी वो शाइनिंग मिल जाए, या फिर ऐसा हम करेंगे कि मान लो बाहर का सरफेस को हम शाइन कर दें। तो एक बल्ब से ही, एक बॉल से ही, एक गेंद से ही वो स्ट्रक्चर हमने काट के बाहर निकाला, ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो ही फॉर्म करता है एक तरह का मिरर। मतलब अगर कोई मिरर है तो उसको डेफिनेटली एक सर्कुलर, मतलब सर्कुलर नहीं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का पार्ट होना पड़ेगा, ठीक है, जिसका अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है। ये सब मैं अभी डील करूंगा। तो बस जान लो कि एक स्फेयर का ही पार्ट होता है ये मिरर। शाइनिंग सरफेस तुम्हारा किधर भी हो सकता है। तो स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में भी अब पार्ट होते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर के क्या पार्ट होते हैं? क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो इधर के तरफ शाइनिंग सरफेस होगा, ठीक है, ऐसे इस तरह का, इस तरह का, या तो इस साइड शाइनिंग सरफेस होगा, ठीक है। तब दो पार्ट बनेंगे ना, दो तरह के मिरर बनेंगे स्फेरिकल। एक होगा मान लो कि इस साइड शाइनिंग सरफेस है और इधर देखो, जो भी जिस साइड रिफ्लेक्टिंग नहीं होता ना, उसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। आप लोग देखे होंगे बुक में, या फिर देख लो एनसीईआरटी की बुक में खोल के, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इंडिकेशन होता है ना कि ये रफ सरफेस है जिधर ये लाइंस खींची हैं, और जिधर लाइंस नहीं खींची हैं ये है क्या? स्फेरिकल, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। तो ये कैसे भी हो सकता है, कितना भी डायमेंशन का हो सकता है। मान लो इसको ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा और मिटा दिया, ये मान लो स्फेयर का ना रेडियस था, ओके, इसको ऐसे भी मिटा दिए, ऐसे भी मिटा दिए, थोड़ा छोटा कर दिए, या इसको थोड़ा और छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो, ठीक है। तो इसको कितना भी छोटा कर दो, जब तक ये एक स्फेयर का पार्ट है और जिसका कुछ एक डेफिनेट रेडियस है, ठीक है, तो हमेशा वो एक स्फेरिकल मिरर ही कहलाएगा, ठीक है। तो और दूसरा आपको बता दूं कि अगर मान लो इस साइड में नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है
और इस साइड शाइनिंग सरफेस है, तो लाइट इधर से आएंगी, इधर चली जाएंगे, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, तो ये आउटसाइड है रिफ्लेक्टिंग, तो ये एक तरह का हो गया कि हम बोलेंगे कि उधर रिफ्लेक्टिंग है, अंदर नहीं है। तो इसको अगर हम लोग डिस्टिंग्विश करें, इसका अगर नामकरण करें हम, तो हम बोलेंगे कि जो अंदर की तरफ शाइनिंग है, ठीक है, जो अंदर की तरफ शाइनिंग है उसको बोलेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर, ओके। और जहां स्फेयर के अगले साइड शाइनिंग है, जो कि कर्व्ड रीजन है, उसके पीछे साइड शाइनिंग है, उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ओके। समझ में आया बच्चों? तो ये तो कुछ कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर भी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ओके, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि एक जो मिरर बनता है, स्फेरिकल मिरर, वो एक स्फेयर का पार्ट होता है। तो स्फेयर के कुछ डायमेंशंस होते हैं, उसी से रिलेट करके है ना हम कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बताएंगे, ओके। तो चलो आपको थोड़ा सा उससे भी अवगत करा दें। देखो, ठीक है, ये एक बड़ा सा स्फेयर था, उसी का एक पार्ट है, ठीक है, ये मिरर, ओके। तो देखो, ये कुछ सेंटर होगा इसका, ठीक है, सेंटर होगा, और ये रेडियस होगा। तो ये जो होता है, ये जो डिस्टेंस है, तो ये हमने बताया कि एक स्फेयर था, उसका ये एक रेडियस था। तो सेम यहां पे ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है, ये डिस्टेंस, ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, जो मिरर से चिपका हुआ, सटा हुआ पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम बाद में डील करेंगे, ठीक है। ये पोल होता है। उसके बाद तो देखो, जब एक स्फेरिकल मिरर जो कि कॉनकेव है, वहां पे कहीं दूर से, ठीक है, लाइट्स आ रही हैं, ओके, कहीं दूर से लाइट आ रही हैं, तो जो भी लाइट एकदम एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आती है ना, उसको हम लोग एक पैरेलल रेज के ही मतलब फॉर्म में उसको समझते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे सन है, या फिर हाँ, मान लो यहाँ पे सन है, ओके। तो ये लाइट रेस एमिट कर रहा है, तो अगर ये बहुत दूर से है तो इसके लाइट रेस को हम लोग पैरेलल ही कंसिडर करेंगे। तो ये लाइट रेस पैरेलल से पैरेलली इधर इस पे टकराएंगे, इधर से भी लाइट रेस आएंगे, ठीक है, इधर आएंगे, इधर आएंगे। तो आप सोचोगे कि इधर जब लाइट आ गए, और सर आपने बताया कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होता है, तो उस सतह से लाइट अब रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो हाँ, होगी लाइट रिफ्लेक्ट। तो लाइट अब जाएगी कहाँ? तो आप देखोगे कि ये लाइट, क्योंकि देखो आप एक चीज़ महसूस करो, जैसा कि मैंने लॉ बताया आपको कि अगर कोई सरफेस प्लेन है, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये नॉर्मली लाई कर रहा है, मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो लाइट अगर यहाँ पे आई ना, तो ये बैक साइड फायर करेगी, बैक साइड ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर से आई तो। लेकिन ये सारी चीज़ें इधर एप्लीकेबल नहीं होंगी। इधर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे है ना, जैसे देखो ये 90 डिग्री था, धीरे धीरे सतह चेंज हो रही है, इस तरह से बिहेव कर रही है, इस तरह से बिहेव कर रही है। अगर ये सरफेस अलग अलग मिरर में इसको अगर हम लोग काट दें, ठीक है, तो कुछ इस तरह से बिहेव कर रही है। तो अगर यहाँ लाइट मतलब इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो बोलोगे कि सर यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और ये थोड़ा सा इस तरह से है ना, ये इस तरह से है। लाइट अगर पैरेलली यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो पॉसिबिलिटीज़ है कि जितना एंगल यहाँ पे बनाया उतना ही इधर ही बनाएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो सेम चीज़ उसको अगर अप्लाई करें इस साइड, तो लाइट यहाँ से टकरा के इधर आएगी, ठीक है। ये पहली लाइट हो गई इधर वाली। अब जो इधर वाली लाइट है
वो भी इस तरह से टकरा के इधर फायर करेगी, और जो नीचे वाली लाइट रेस है वो भी इस तरह से फायर करेंगी, और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होके छितरा जाएंगी। ठीक है, तो एक चीज आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है जहां पे सब लाइट आके टकरा रही है, ये कॉमन पॉइंट। तो यही पॉइंट पे सब लाइट आके फोकस कर रही है, इधर से भी आई इधर गई, इधर से भी आई तो इधर गई। तो ये कॉमन पॉइंट जहां पे सब लाइट फोकस कर रहा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फोकस। ओके, तो फोकस मतलब जहां पे लाइट फोकस कर रही है, चारों तरफ से लाइट कहीं पे भी पड़ रही है लेकिन फोकस वहीं पे कर रही है, तो वो होता है फोकस। और जो प्रिंसिपल पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, किसका डिस्टेंस होता है? पोल का, वो होता है फोकल लेंथ। वो होता है फोकल लेंथ। ओके, तो समझ में आ गया आपको? ऐसा ही आप देखो कि अगर ये तो हुआ कनकेव की बात। अब अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, ठीक है, कॉन्वेक्स की बात करें उसको भी समझ लेते हैं। मान लो ये इस तरह से इसको रखें हम, ठीक है, इधर है शाइनिंग सरफेस और इधर है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, इट इज़ अ मिरर, it forms a part of a sphere. Okay, so light rays, considering it is coming from a far away source, it should be parallel. Okay, it should be parallel and it should lie on the surface in this manner. Okay, तो देखोगे जैसे मैंने वहाँ पे एनालॉजी बताई थी कि किसी भी सरफेस पे हम नॉर्मल लेंगे, ठीक है, तो इसी के हिसाब से उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल लिए तो ये एंगल और ये एंगल को बराबर रखने के लिए थोड़ा लाइट इधर से जाना पड़ेगा इसको। यहाँ पे भी सिमिलरली इसी तरह का कुछ फेनोमेना होगा, यहाँ पे भी सिमिलरली कुछ इस तरह का फेनोमेना होगा, और यहाँ पे जो लाइट है कुछ ज़्यादा ही इंक्लाइंड है तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, लाइट आके ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी और ऐसे डिवेट हो जाएंगे। तो देखो ये लाइट इस तरह से आई, लेकिन देखो अगर हम इनको है ना एक्सटेंड करें, ये रिफ्लेक्टेड लाइट को है ना अगर हम इधर एक्सटेंड करके मर्ज करें, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड लाइटें थी ऐसे, इनको हम एक जगह मर्ज करें, एक्सटेंड करें, इमेजिनरी एक्सटेंशन समझ लो आप, इमेजिनरी लाइट रेस को एक्सटेंड कर इधर, तो फिर जाके कुछ इस तरह का पॉइंट आ रहा है जहां पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। तो ये भी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकल पॉइंट। ओके, सिमिलरली भले यहाँ पे रियल इमेज नहीं फॉर्म होगा लेकिन ये भी एक तरह का फोकल पॉइंट है। फिर इसको हम आगे डील करेंगे जब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन से किस तरह का इमेज बनता है, उस समय हम इसको डीपली में थोड़ा और कंसिडर करेंगे। तो जैसा कि मैंने फोकस बता दिया आपको, फोकस क्या होता है। ओके, तो फोकस के इंट्रोड्यूस होने के बाद एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारे सब्जेक्ट्स में। ओके, तो फोकस अगर आ गया तो एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। ओके, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला होता क्या है, अभी ये मैं मतलब एक प्री रिक्विजिट बता दे रहा हूँ, अगले वीडियो में हमारा मतलब किस चीज़ को हम डील करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं प्री रिक्विजिट बता दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा पढ़ भी ले, अगर आपको थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है या फिर आपको समझ में कोई प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा आगे ही पढ़ सकते हैं, आप प्रिपेयर हो सकते हैं अगले वीडियो के लिए। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी लाइट, ओके, कोई भी लाइट आई, कोई भी लाइट आई तो आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है, कि u को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, और v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। सिमिलरली सेम एनालॉजी यहाँ पे भी लगेगी कि जो लाइट कहीं से आ रही है, मतलब कहीं पे इंसिडेंट हो रही है, उसको u से डिनोट करेंगे, और अगर वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसको v से डिनोट करेंगे, और जो फोकस रहेगा मतलब फोकल रहेगा, फोकल लेंथ जो मिरर का, ठीक है, फोकल लेंथ जो भी रहेगा मिरर का, ये डिस्टेंस, ठीक है, वो एक रिलेशन होल्ड करती है। ठीक है, तो इससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनाएंगे बाद में। तो इसमें देखो आप कि 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो ये जो रिलेशन है
ये एक तरह से डिराइव करने का रिलेशन है कि हम लोग u अगर दिया हुआ है v निकालना है, f दिया हुआ है, या फिर v और u दिया है, f नहीं पता है, तो हम निकाल सकते हैं उसको। और एक दूसरा चीज़ टर्म जो कि आता है मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन टर्म से आपको क्या लगता है, क्या होता है मैग्निफिकेशन? अच्छा, आपने देखा है कभी मैग्नीफाइंग ग्लास? आप देखे होंगे बचपन में, अभी तो नहीं मिलता, लेकिन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पे आप देखोगे एक तरह का ग्लास रहता है, इस काइंड ऑफ इस तरह का ग्लास रहता है, ठीक है, और इस तरह का ग्लास रहता है, और बीच में एक लेंस रहती है, ठीक है। और हम बचपन में हमेशा ऐसा करते थे कि उसको है ना लाइट के सामने, सूर्य जहाँ से किरण आ रही है या फिर लाइट आ रहा है, उसको है ना ऐसे फोकस करने की कोशिश करते थे। अगर मान लो यहाँ पे एक कागज़ है, ठीक है, उस पर फोकस करने की कोशिश करते थे और ये जल जाता था। तो इसमें होता क्या था? इसमें होता था ये कि जितने भी लाइट इधर उधर से आ रहा है ना, सबको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम देखते थे। तो होता क्या था बेसिकली, हम देखते हैं कि वो जो हमारा लेंस था, उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को है ना मैग्नीफाई कर लेते थे। मतलब कोई अगर दूर है तो हम देख के है ना उसको करीब ले आते थे, या फिर अगर कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो जो भी लेटर्स वगैरह लिखे हैं तो उनको हम ऐसे देख के थोड़ा हाईलाइट कर देते थे, मतलब वो शेप में बड़े हो जाते थे, साइज में बड़े हो जाते थे। तो वही होता है मैग्निफिकेशन। हाँ ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आपको समझ में आ गया। और इस तरह का आप अगर मैग्निफिकेशन का आप ये पता करना चाहें कि क्या होता है मैग्निफिकेशन, तो आप समझ जाओ कि जो भी हाइट का इमेज रहेगा, ओके, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज बोले तो अब मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम जनरली क्या होता है, मैग्निफिकेशन में तो चीज़ें बड़ी होती हैं, बड़ी दिखती हैं। अगर हम ऐसे दबाते हैं तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के सामने रखते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। तो जो इमेज होगा ना, क्योंकि जो चीज़ हम देख रहे हैं बाद में, अगर कोई मिरर है, यहाँ से हम जो चीज़ देख रहे हैं तो ये इसको मैग्नीफाई होगा ना, ये फिर हमको ये थोड़ा बड़ा दिखेगा इसका इमेज, ओके। तो इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर रहे हैं तो उसकी हाइट यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी जिसको हम लोग देखना चाह रहे हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारे जो आंखों में पड़ रहा है, जो भी इमेज बनेगा किसी इस ऑब्जेक्ट का, तो वो मैग्नीफाइड होके बनेगा। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिव्स अस मैग्निफिकेशन ऑफ अ काइंड। तो होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। और अगर कोई डाउट है तो हमारा कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ है, मन भर के जो भी मन करे आप डाउट पूछो। अगर कोई क्वेरी है या फिर अगर कोई सजेशंस भी देना चाहते हो तो आप डेफिनेटली उसमें दो। और ठीक है, अच्छे से रहो। ईसा पार्टी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और इसको ग्रो करो, ताकि मैं फिर से अच्छे अच्छे वीडियोस एज पर योर रिक्वायरमेंट बनाने की कोशिश करूं और आपका नॉलेज बेस बढ़ाऊं। चलो बाय।